जय हिंद दोस्तों। आपको बता दें कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, जी हाँ दोस्तों, इस मैदान में कूद पड़ा है। यानी कि जो वित्त मंत्रालय के तरफ से सुझाव मांगे गए थे, जी हाँ दोस्तों, तो उस सुझाव में 8वें पे कमीशन के गठन को लेकर सुझाव मांगे गए थे और उसमें सारे लोग कूद पड़े। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जितने भी यूनियन संगठन हैं, शिव गोपाल मिश्रा हो, रघुवैया हो, या फिर आपको मंजीत सिंह पटेल हो, या फिर अदर राज्य के जो संयुक्त जो भी हो, सारे टेक्निकल, आपको बता दें इंडियन रेलवे जो है टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने भी सुझाव भेजे। इस तरह से लगातार सुझाव का दौर चल रहा है और 17 फरवरी लास्ट डेट है। आपको पता होगा पीएफआरडीए में भेजने का लास्ट डेट है 17 फरवरी, और 17 फरवरी तक आप अपना सुझाव सरकार को भेज दें। जी हाँ दोस्तों, इसी क्रम में आपको बता दें कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने भी अपना सुझाव केंद्र सरकार को भेज दिया है और उन्होंने फिटमेंट फैक्टर 3.33 मांग की है। जी हाँ दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर 3.33 का मतलब ये हुआ कि बेसिक जो लेवल 18,000 का है उसको 3.33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 59,940 रुपया बनता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो लेवल 1 के कर्मचारियों को 59,940 रुपया मिलेगा। ये राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के तरफ से भेजा गया है और ये टर्म ऑफ रेफरेंस भेजा गया। आपको पता होगा कि किस तरह से वेतन बढ़ेगा, किस तरह से पेंशन बढ़ेगा, किस तरह से अन्य लाभ मिलेंगे, इसके लिए वित्त मंत्रालय ने सुझाव मांगा था और इस सुझाव को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने भेज चुके हैं। और उनका सबसे पहला जो मांग था कि न्यूनतम जो राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन होता है उसको एक डिफाइन किया जाए। आपको पता होगा 2019 में एक न्यूनतम मजदूरी कोड बिल लाया गया था, उसको तुरंत लागू करने की मांग की गई। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कह सकते हैं कि राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी नियमावली बनाने की बात की गई है और इसका मांग किया गया है राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के द्वारा। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर आपको बता दिए 3.33 की मांग की गई है। ये बहुत बड़ी मांग है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा जो पेंशन है, पेंशन को 9,000 से 30,000 करने की मांग की गई है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से लोग जो है सुझाव भेज रहे हैं और तरह तरह के सुझाव भेज रहे हैं। अब सरकार को सोचना है कि किस सुझाव पर वो अमल करे। इससे पहले शिव गोपाल मिश्रा का भी आप सारा पॉइंट आपको बता दिए कि शिव गोपाल मिश्रा ने भी बहुत सारे 15 पॉइंट भेजे सुझाव के तौर पर, जिसमें प्रमुख था कि 50% डीए को बेसिक के साथ मर्ज कर दिया जाए, उसी पर सारा लाभ दिया जाए। इसके अलावा पे लेवल को मर्ज करने की बात थी कि लेवल 1, 2 के एक साथ किया जाए, 3, 4 को एक साथ किया जाए, 5, 6 को लेवल को एक साथ किया जाए। जी हाँ दोस्तों, ये सब भी बातें थी। इसके अलावा न्यूनतम वेज जरूरत के हिसाब से डिफाइन किया जाए, जो डिसेंट वेजेज बनना चाहिए वो भी उसका शिव गोपाल मिश्रा ने मांग किया था। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी कि जिसे 12 साल में कम्यूटेड जो पेंशन जो बिक्री करता है, जो 15 साल में अभी होता है रिस्टोर होता है, वो 12 साल में रिस्टोर होना चाहिए, ये शिव गोपाल मिश्रा ने मांग किया था। इसके अलावा उन्होंने ओपीएस का भी मांग रख दिया था शिव गोपाल मिश्रा ने, ताकि कर्मचारियों को कंट्रीब्यूशन देना ना पड़े। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से आपको बता दें लगातार टर्म ऑफ रेफरेंसेस में लोग अपने अपने भेज रहे हैं पीएफआरडीए को। आपको पता है मिलिट्री वाले तो भेज ही चुके हैं, मिलिट्री वाले भी आपको पता है 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग की। शिव गोपाल मिश्रा ने भी 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। रघुवैया ने 2 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, जबकि मंजीत सिंह पटेल ने 2.10 फिटमेंट फैक्टर के कहा कि मिनिमम कम से कम इतना होना चाहिए। जबकि आपको पहले भी बता चुके हैं, अजय दुआ भी आए थे, अजय दुआ का कहना था 3 से, यानी 2.86 या 2.80 से 3 तक जा सकता, उससे ऊपर भी जा सकता फिटमेंट फैक्टर। इसके अलावा जो सुभाष चंद्र गर्ग थे, उनका कहना था कि जो फिटमेंट फैक्टर रहेगा वो 1.92 से लेकर 2.08 तक रहेगा। आपको एक चीज़ डिटेल बता दें कि अगर अभी आपको जनवरी 1, 26 में आपको बता दें जो डीए होगा लगभग 60% होने जा रहा है, तो आपको अगर फिटमेंट फैक्टर अभी ही 1.6 है तो इस हिसाब से आप जोड़े तो अगर उसमें 20% की बढ़ोतरी होती है तो 16 दूनी 32 मतलब 0.32 जोड़ने पर 1.92 आ जा रहा है। जहाँ दोस्तों, तो 1.92 ये प्रैक्टिकली 20% सैलरी बढ़ जाएगी। जहाँ दोस्तों 1.92 होने की संभावना है और कई लोगों का कहना 20 से 30% बढ़ती है। अगर 30% बढ़ती है, 30% अगर बढ़ती है तो 48.48 जोड़ दें
तो आपका 2.08 आ जाएगा, यानी 1.6 प्लस 0.48 जोड़ने पर 2.08 आ जाता है, यानी 30% की सैलरी बढ़ोतरी होती है। तो इस तरह से 2.08 फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें, अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर भी सरकार देती है, सपोज करिए, तो 34,560 रुपया बेसिक हो जाएगा लेवल 1 के कर्मचारी का। जहाँ दोस्तों बेसिक हो जाएगा और उसी बेसिक पर आपका डीए उस समय से 0 शुरू होगा और एचआरए मिलेगा। अगर एक्स वाई जेड कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आप, जिस शहर में आप रहते हैं, एक्स कैटेगरी में, तो अभी डीए एचआरए 30% मिलता है, वाई कैटेगरी को 20% एचआरए मिलता है और जेड कैटेगरी वाले को 10% एचआरए मिलता है। तो हो सकता है एचआरए भी रिवाइज हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसी संभावना बन रहा है कि जब 8 पे कमीशन बनेगी तो एचआरए का भी रिवीजन हो सकता है, 8, 16 और 24% हो जाए। जी हाँ दोस्तों, एक्स वाई जेड कैटेगरी का अभी तो आपको पता होगा नियम होगा कि 0 से 25% डीए बढ़ता था, 0 से 25% तक डीए रहता था, तो 8%, 16% और 24% एचआरए मिलता था एक कैटेगरी के हिसाब से, एक्स वाई जेड कैटेगरी के हिसाब से। एक्स में 24%, वाई में 16% और जेड में 8%। अब फिर वही 25% से 50% के बीच में डीए जब हुआ तो 1% बढ़ा दिया गया, यानी कि 9, 18 और 27% एचआरए कर दिया गया। यानी जो एक्स कैटेगरी के शहर में रहते हैं उनको 27% एचआरए मिलता था, जो वाई कैटेगरी में रहते थे उनको 18% एचआरए मिलता था और जो जेड कैटेगरी के शहर में रहते थे उनको 9% मिलता था। जैसे ही डीए 50% पार करता है तो आपका एचआरए में 1% और बढ़ा दिया गया था, जिसमें 10%, 20%, 30% कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, यानी एक्स कैटेगरी वाले को 30% एचआरए, वाई कैटेगरी वाले को 20% एचआरए और जेड कैटेगरी वाले को 10% एचआरए कर दिया गया था। तो हो सकता है जिस तरह से 7th पे कमीशन में हुआ था सेम हो सकता है इसमें भी 8 पे कमीशन में भी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, ये अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा ही होने का उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 6%, 12% और 18% तो इतना कम तो एचआरए नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से एचआरए हो जाएगा, उसके बाद टीए कम से कम 5-6% टीए भी मिलता है, तो इस तरह से टोटल सैलरी, नेट सैलरी अच्छा बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर सरकार देती है, सपोज करिए 1.92 देती है, तो आपका जो लेवल 1 के कर्मचारी जो 7th पे कमीशन में 18,000 रुपया अभी बेसिक है, वो बेसिक 34,560 रुपया हो जाएगा। और जैसे ही अगर बढ़ता है, मान लीजिए 30% की बढ़ोतरी होती है, तो फिटमेंट फैक्टर 2.08 हो जाएगा। तो उस केस में आपका जो लेवल 1 के कर्मचारी हैं, 18,000 जो 7th पे कमीशन में बनता है, वो जो बढ़ करके हो जाएगा 37,440 रुपया हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। अगर वही फिटमेंट फैक्टर जिस तरह से लोग मांग रहे हैं 2.86 हो जाए, अगर 2.86 अगर फिटमेंट फैक्टर सरकार दे देती है, तो आपका जो लेवल 1 के कर्मचारी जो 7th पे कमीशन में 18,000 है मिनिमम, वो बढ़ करके 51,480 रुपया हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 51,480 रुपया हो जाएगा। अगर अभी जिस तरह से राज जो कर्मचारी है, संयुक्त आपको पद परिषद है, उन्होंने मांग किया कि फिटमेंट फैक्टर 3.33 रहे, अगर उसके अनुसार आप जोड़ेंगे तो आपका जो लेवल 1 के कर्मचारी जिनको 7th सीपीसी में 18,000 मिल रहा था, उनको बढ़ करके 59,940 रुपया हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लगभग 60,000 में मात्र 60 रुपया कम होगा। तो इस तरह से लोग टर्म ऑफ प्रेफरेंसेस में अपना अपना मांग कर रहे हैं। तो आप लोग जो भी बचे हैं, डिफेंस वाले भैया लोग बचे हैं, वो लोग भी अपना भेज दें। टर्म ऑफ प्रेफरेंसेस में भेजना काफ़ी जरूरी है। जिनका जो समस्या है, जिनसे वो जूझ रहे हैं, वो चीज़ें तो जरूर भेजें, क्योंकि 17 फरवरी तक ही लास्ट डेट रखा गया है। सारे यूनियन संगठन से मांग किया गया है कि आप लोग अपना अपना टर्म ऑफ प्रेफरेंसेस भेजें। तो आप लोग क्यों नहीं भेज रहे हैं? आर्मी वाले क्यों सोए हुए हैं? आर्मी वाले से हम अपील करते हैं कि आप लोग भी टर्म ऑफ प्रेफरेंसेस भेजें। जिस तरह से मिलिट्री वाले भैया ने भी भेज चुका है, रेलवे वाले भी भैया भेज चुका है, तो आप क्यों सोए हुए हैं? यूनियन संगठन सारे लोग भेज चुके हैं, ताकि सरकार को पारदर्शिता तरीके से कैलकुलेशन कर सके, कंपेयर कर सके कि फिटमेंट फैक्टर कितना रखना चाहिए। मंजीत सिंह पटेल भी भेज चुके हैं। तो टोटल जितने भी भारत देश के वासी हैं, जो भी इससे पेंशन से जुड़े हैं, जितने भी वेतन से जुड़े हुए हैं, जितने भी अन्य लाभ लेना चाहते हैं, सब लोग अपना अपना टर्म ऑफ प्रेफरेंसेस भेज रहे हैं सरकार को। तो आप क्यों पीछे हैं? ये जरूरी मुद्दा है और 17 तक ही डेट खुला रहेगा, इसके बाद बंद हो जाएगा। फिर आपको यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होना, उसके लिए भी नोटिफिकेशन आने वाला, फॉर्म भी आ जाएगा कुछ दिन में। तो इस तरह से लगातार काम जारी रहेगा। जिनको यूपीएस चूज करना यूपीएस चूज कर सकते हैं, जिनको एनपीएस में रहना एनपीएस में रह सकते हैं, ये बात नहीं है।
तो आप अपना घाटा लाभ दे सकते हैं। हम पहला वीडियो, मेरा पिछला वीडियो भी जाकर आप देख सकते हैं, उसमें भी हम बता चुके हैं कि अगर आपका नौकरी 25 साल से ज़्यादा है तो एनपीएस में रहें। एनपीएस में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा, क्योंकि आपका जो 10% कंट्रीब्यूशन जाता है वो टोटल 100% वापसी हो जाती है, और वही यूपीएस में आपको वापसी नहीं मिलेगा। जिस तरह से नोटिफिकेशन में दिया हुआ, भले शिव गोपाल मिश्रा कह रहे हो कि हम लड़ करके 25 साल की जगह पे 20 साल करा लेंगे और 10% कंट्रीब्यूशन को भी हम वापस ब्याज सहित ले लेंगे, ये सारे यूनियन संगठन बोलना शुरू कर दिए हैं। तो वो बाद की बात है, अमेंडमेंट होगी। ऐसा नहीं है कि अमेंडमेंट नहीं होगा, यूपीएस ले भी सकते हैं। अगर यूपीएस में बहुत सारा बेनिफिट्स नज़र आ रहा है तो यूपीएस ले सकते हैं, उसमें भी अमेंडमेंट होगा आगे जा करके। हाँ, एक चीज़ अलग है कि एक बार जब आप यूपीएस चूज कर लेंगे तो वापस फिर एनपीएस में आप नहीं आ सकते, और दूसरी बात, सरकार के खिलाफ आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, और दूसरे साथी के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। वेतन विसंगति होगा तो आप दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए इसको बैन लगा दिया। एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह से आदेश देना ये राजतंत्र को दर्शाता है, डिक्टेटरशिपिंग को दिखाता है। बाकी आपका क्या राय है? ये सारे लोग, पूरा देश ये बात बोल रहा है कि इस तरह से आप किसी को जेल में बंद नहीं कर सकते कि एक बार जब घुस गया तो निकल नहीं सकता। ये तो काला पानी की सजा के बराबर है। आप विजय कुमार बंधु का भाषण सुन लीजिए या फिर अन्य नेता का भाषण सुन लीजिए, उनका तो कहना ही है कि एनपीएस बेकार है तो यूपीएस महा बेकार, एनपीएस धोखा है तो यूपीएस महा धोखा। तो आप एक बार यूपीएस ले लिए, आप उसमें घुस गए तो रिटर्न का ऑप्शन ही नहीं है। ये कैसा नियम है? और दूसरी बात, आप दूसरे संगी साथी के साथ सेम ग्रेड पे काम करते हैं, रिटायर होंगे तो उसके साथ कंपेयर आप नहीं कर पाएंगे। समानता का अधिकार का हनन हो रहा है यहाँ पे। फिर आप किस बात के संविधान में आप जी रहे हैं? या तो संविधान मान लीजिए या फिर आपने जो आदेश दिया वो मान ले आदमी। तो ये सब चीज़ देखने की जरूरत है। समानता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है इस लेटर में, यूपीएस गजट नोटिफिकेशन में। बाकी आपका क्या राय है जरूर बताना कमेंट में। जय हिंद।